चलिए फ्लैशेस चलते रहेंगे आपकी स्क्रीन पर, और अगर आप और सुनना चाहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, स्पेशली यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। अब एक काम करते हैं, शो में आगे बढ़ते हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी एक्टिव है इस समय। हमारा पैनल तैयार है, एक बार जरा पूरा पैनल लेकर आइए स्क्रीन पर। ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? नहीं, मुझे पसंद है इस वक्त डाबर बाय के लिए। ट्रेड करें आप 510 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 508 का, ₹2 का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट 515 डाबर। गावा सरकार डाबर 510 डाबर बाय कॉल एट 510 बाय कॉल। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके आज सारे स्क्रिप्ट का रोल ओवर भी रखिएगा, उसको देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त रचना भी मौजूद हैं। रचना जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून। और मेरा ट्रेड रहेगा कोफोर्ज में। दिस मस्ट हैव बीन इन डिस्कशन सिंस मॉर्निंग, आई नो। यहाँ पे जो आज चार्ट सेटअप है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए अच्छा मूव रहना चाहिए। एंड फ्यूचर्स में, अप्रैल फ्यूचर्स की हम बात करेंगे, 8100 के करीब है, 8090। तो यहाँ पे हम 8000 का ऐसे लगाएंगे। एंड 8000 का ऐसे अगर इसमें होल्ड करता है तो अपवर्ड साइड पे मेरा इसका टारगेट होगा 8300 एंड 8500 एज वेल। एंड दिस इज फॉर मल्टी डे, एंड एज अ डिस्क्लोजर मेरे क्लाइंट्स के पास आज सुबह से है। ठीक है, कोफोर्ज डे हाई पे कारोबार करता हुआ रचना जी की बाई साइड की ट्रेड फिलहाल आते हुई। प्रशांत जी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया हुआ है? जी वेरी गुड आफ्टरनून पैनल। यहाँ पे मुझे सन फार्मा में जो डिप आई है वो अच्छी लग रही है। करंट लेवल पे बाय करने की सलाह होगी 1765 स्पॉट लेवल, और एक गैप सपोर्ट नजर आ रहा है जो 1750 पे। सो इसके जस्ट नीचे 1748 पे स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ से जो टारगेट होगा वो 1800 से लेकर 1810 1810 का होगा। सोनी जी गुड आफ्टरनून। आपने क्या ट्रेड पिक किया? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाय पिक रहेगा भारतीय एयरटेल पे अप्रैल फ्यूचर्स के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छे रोल ओवर्स हो रहे हैं, 43% के रोल ओवर्स बन रहे हैं लॉन्ग के तरफ, और मुझे लगता है एक मंथली ब्रेकआउट भी अप्रोच हो रहा है। सो भारतीय एयरटेल में फ्यूचर्स अप्रैल की बाय कर सकते हैं 1720 स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट है 1780, दूसरा टारगेट रहेगा 1800 प्लस लेवल्स। साइमल्टेनियसली कोई चाहे तो 1760 की कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 39 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 25 का, और टारगेट है यहाँ पे 60 और 72 के। ओके, भारतीय एयरटेल 7। अच्छा, मैं अभी एक प्रश्न और अभी सोनी जी से करूँगा कि कॉल भी अगर कुछ भारतीय में हो तो पिक कर सकते हैं क्या आप? बाकी जितिन जी के पास चलते हैं। जितिन जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में होगा। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स में पिछले 4 दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है, हमें इसमें ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं। लॉन्ग जाने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 354 का, और ऊपर में 378 के टारगेट्स एक्सपेक्टेड है। 354 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्रॉम्पटन में खरीदारी कर सकते हैं। जितिन जी की पिक आती हुई। मयूरेश जी गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है बाजार में कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे हैं फिलहाल? आफ्टरनून श्रेया जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक फार्मा में थोड़ा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। विद इन फार्मा, आरती फार्मा लैब्स ये हमें काफी पसंद आ रहे हैं मार्केट्स में इंडिया में। जो हम रेटिंग रैंकिंग्स देखते हैं, ईपीएस रेटिंग, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये सारे पहलू आई थिंक फुलफिल हो रहे हैं। द बेस्ट पार्ट इज जो रेवेन्यू ग्रोथ रही है पिछले तिमाही में और पिछले कई तिमाहियों तक इन आउटस्टैंडिंग, और इसके वजह से मुझे लगता है, आई थिंक जो ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ रह सकती है, आउटस्टैंडिंग रह सकता है। आरती फार्मा लैब्स इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और इसकी वजह से आई थिंक जो एबिटा मार्जिन परफॉर्मेंस है आरती फार्मा लैब्स का, ये 23% पे मेंटेन होना चाहिए। इनफैक्ट इट शुड इंप्रूव गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। दूसरा, इनके जो क्रायोजेनिक रिएक्टर्स की कैपेसिटीज है, दे कैन मैनेज टेम्परेचर्स फ्रॉम -80 डिग्रीज टू 150 ऑड डिग्रीज, जिसके वजह से जो ये काम करते हैं ज़ैंथाइन डेरिवेटिव्स में, जिनके पास इनका 15 से 20% ग्लोबल मार्केट शेयर है, 5000 एमटीपी की कैपेसिटी है, सीडीओ में काम करते हैं और एपीआईज में जो क्रिटिकल काम करते हैं, इससे मार्जिन्स मेंटेन होनी चाहिए। एंड बिकॉज इट्स अ कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस प्रोजेक्ट अक्रॉस देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है उसमें बेहतरी रिफ्लेक्ट हो सकती है। अमेरिका की डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है ही नहीं एज फार एज एक्सपोर्ट मार्केट्स इज कंसर्न, और जो टैरिफ्स का डर है ये शायद इतना प्ले आउट ना हो, because they've got a large spread in terms of global presence, Europe or Southeast Asia or Latin America, which mitigates a lot of the risk from Trump tariffs.
तो हमें लगता है आई थिंक ये स्टॉक आपके बाय लिस्ट और वॉच लिस्ट पे जरूर। आरती फार्मा पसंद आ रहा है मयूर जी को, आपके रडार पे होना चाहिए आरती फार्मा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आईटी सेक्टर की बात करते हैं। कोफोर्ज रचना जी की पिक भी, और देखें आज आप आईटी सेक्टर फिलहाल बाजार को संभालने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और आज फोकस में है। इंडेक्स आज देखें 1.5% और 2 दिन में बात करें तो 3% दौड़ गया। नतीजों से पहले आईटी सेक्टर पर यूबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली है और हालांकि इस रिपोर्ट में फोकस वैल्यूएशन पर है, लेकिन डिटेल में समझते हैं आखिर कहा क्या है यूबीएस ने। कंचन जुड़ी हुई मेरे साथ, बताइए कंचन क्या कहा है यूबीएस ने। जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने बोला कि आज हमें मोमेंटम आईटी स्टॉक्स के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम पिछले एक करेक्शन की बात करें तो वहां पे हमने देखा था कि आईटी स्टॉक्स में काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिला था। अगर 3 महीने की बात करी जाए तो आईटी शेयर्स करीब करीब 15 से 20% तक हमें टूटते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही साथ जो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग है वहां पे भी हमें अप्रोक्सीमेटली 12 से लेके 20% तक की कटौती देखने को मिली थी। इसके साथ ही साथ आने वाले Q4 के जो नतीजे हैं, माना यह जा रहा है कि नतीजे हमें थोड़े से कमजोर देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद जो ये प्रेशर है वो यहाँ पे बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। आईटी कंपनीज का कहना है कि जिस तरीके से इस टाइम पे ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते जो कस्टमर्स हैं वो इस टाइम पे अपनी स्पेंडिंग है वो ज्यादा नहीं कर रहे हैं और आगे चल के भी हमें ये असर जो है वो देखने को मिल सकता है। असर हालांकि हमें मार्जिनल साइड पे देखने को मिल सकता है। अर्निंग्स की बात करी जाए तो वहां पे भी हमें 5 to 7% के कट का अनुमान है, ये यूबीएस का कहना है। लेकिन जो फिस्कल ईयर 25 है वो फिस्कल ईयर जो 26 है वो अच्छा हो सकता है एज कंपेयर टू फिस्कल ईयर 26। और शॉर्टर ड्यूरेशन की बात करी जाए तो सेक्टर में जो कंपनी का पी है वो भी हमें अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करी जाए तो यहाँ पे हमें मिक्स्ड नंबर्स देखने को मिलेंगे डिफरेंट कंपनीज के। इन्फोसिस की बात करी जाए तो यहाँ पे एक मार्जिनल इंक्रीज है, बट एट द सेम टाइम अगर आप टीसीएस के नंबर्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा शॉर्टफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है। एचसीएल, टेल, टेक महिंद्रा और विप्रो के नंबर्स भी आपके सामने मैंने रख दिए हैं। अब एक बार वैल्यूएशन समझ लेते हैं कि इस टाइम पे जो वैल्यूएशन है वो किस तरीके के हैं। अगर 5 साल का एवरेज देखा जाए तो निफ्टी आईटी 5% के डिस्काउंट पे इस टाइम पे नजर आ रहा है। इसके अलावा जो टीसीएस का है, साथ में जो इन्फोसिस है, ऑलरेडी इनमें जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा बाउंड अप ऑलरेडी हो गया है और संभावना ये जताई जा रही है कि इतनी पिटाई तो ऑलरेडी हो गई है, तो अब पिटाई की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम है। यानी कि जो खराब वक्त है वो कहीं ना कहीं हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा वक्त आईटी कंपनीज के लिए आ रहा है। इसके बाद ही यूबीएस जो है उसने अपनी बाय कॉल्स दी है सारी ही आईटी कंपनीज में और अलग अलग टारगेट्स के लिए कोट कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, हर जगह ही बाय की कॉल है। ये गलती से सेल हो गया है लेकिन ये भी बाय की कॉल है और टारगेट्स जो है इस तरीके के नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया कंचन। तो ये इस समय आज कुछ ट्रेड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगी। इसमें रचना जी आपने खैर कोफोर्ज ऑलरेडी चुन लिया है, तो एक काम करते हैं, एक और व्यू लेते हैं इस पर। गावा सर, कोई आईटी स्टॉक आपके रडार पर है क्या? बिल्कुल, मुझे परसिस्टेंट अच्छा लगता है। ट्रेडिंग कर रहा है 5602 के ऊपर, स्टॉप लगाना चाहिए 5550 का, 50 रुपए करीब। मुझे लगता है 5800 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम, लेकिन वहां तक जाना चाहिए। फर्स्ट टारगेट 5700, फिर 5800। अब मूव ऑन है परसिस्टेंट। चलिए एक काम करते हैं, एक बार जरा जोमेटो और स्विगी का स्टॉक दिखाइए जरा मुझे। जोमेटो 5% नीचे, स्विगी देखते हैं एक बार जरा, स्विगी क्या कर रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि अगर जोमेटो नीचे तो स्विगी भी नीचे ही होगा, और जब जोमेटो नीचे तो स्विगी तो क्या ही उखाड़ लेगा। तो स्विगी भी 2% नीचे आपको दिखाई देगा। उसके पहले जुबिलेंट फूडवर्क का जो स्टॉक है वो आज सुबह तो ऊपर था एक बार, हाँ अभी भी ग्रीन में ही है, करीब 2-2.5% ऊपर है। आज सुबह श्रेया ने एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पेश की थी, मैक्वारी की। श्रेया आपको याद होगा सुबह सुबह जिसमें आपने कहा था कि ये होटल शेयरों में थोड़ी रिकवरी दिख सकती है, वहीं फूड डिलीवरी वाले शेयरों से शायद थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उधर मैं सोच रहा था कि वो ज़रा काम करते हैं, जरा पैनल को भी स्क्रीन पर रखिए। अच्छा वीरू, आप क्या प्रेफर करते हैं, डाइन आउट या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर लिया? नहीं, मैं डाइन आउट प्रेफर करता हूँ किसी अच्छे रेस्टोरेंट में, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग अनुज, ऑर्डर किया हुआ खाने पे ट्रस्ट मेरा कम होता है। तो वहाँ रेस्टोरेंट में जाके कौन सा आप किचन में जाके देखते हैं? नहीं, अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, क्योंकि आपको मालूम नहीं कुछ पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार के छापे पड़े हैं, जिस प्रकार का खाना मिल रहा है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। श्रेया, आप क्या प्रेफर करती हैं? मुझे सर डाइन आउट करना ही पसंद है। आई लाइक टू एंजॉय द इवेंट्स। ड्रेसअप होकर बाहर जाएं, खाए पिए, घर बैठ के कौन खाए। हाँ बिल्कुल।
रचना जी, आपके यहाँ पर क्या ज़्यादा चल रहा है आजकल, डाइन आउट या फिर क्योंकि ये जोमेटो इस तरीके से गिर रहा है तो ऑब्वियसली मतलब कुछ तो लोगों ने कम किया ऑर्डर करना। जी, मेरी तो पूरी कोशिश है ज़ोमैटो को बचाने की। हम लोग हम्म। पूरा टाइम ऑर्डर करते रहते हैं, पूरा टाइम, और पता नहीं फिर भी क्यों इतना गिर रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, गावा सर को तो खैर घर का खाना खाने की आदत है, तो इसके लिए गावा सर तो शायद ये बोलेंगे कि मैं ज़्यादातर तो घर का ही खाना खाता हूँ। लेकिन उसके अलावा गावा सर, अगर आप को चॉइस दी जाए डाइन आउट की या ऑर्डर इन की, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? देखिए ऐसा है कि होम फूड नथिंग लाइक होम फूड। उसके बाद हाँ। वीकेंड्स आउट 100%, फ्राइडे सैटरडे संडे। अभी भी मैंने आइसक्रीम ऑर्डर किया है, आ रहा है, तो दैट्स क्लियर। बट नो जोमेटो नो स्विगी। अभी जरूरी पर आइसक्रीम कहाँ घर में बनाएंगे या कहाँ बाहर जाके खाएंगे, यहीं पर। वीरो कुछ ऐड करना चाह रहे थे? हाँ वीरो, बोलिए बोलिए वीरू। क्या कह रहे हैं? नहीं मेरे लगा आप कुछ ऐड करना चाह रहे मैं अपने पहले भी से बस उसी पे जा रहा हूँ अनुज। थे। अच्छा ठीक है। अब बाकी अनुज, जो आपको याद है जब हम वो जाते थे सुबह सुबह, वो लाइव खाना मिल जाए जो फिल्म सिटी में होता था, वो ठीक है लाइव। हाँ नहीं, वो तो खैर नेक्स्ट लेवल का होता था वो। वीरू तब की बात बता रहे जब हमारा ऑफिस थोड़ा दूसरी जगह पे था, और मैं जब नोएडा जाता था तो वीरू मुझे ब्रेकफास्ट कराने ले जाते थे, वो तब की बात है। प्रशांत, आपका इसमें कहाँ वोट होगा? अनुज जनरली प्रेफर करता हूँ बाहर जाना, बट डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वाइन एंड डाइन आई प्रेफर आउट। इफ इट्स ओनली डाइन तो नॉर्मली ऑर्डर कर लेते। ओके, तो नॉर्मल तो ऑर्डर कर लेते। तो अब तक 3-2 मैं लिख रहा हूँ एक्चुअली। बताइए आप क्या करते हैं वैसे? बाहर ही जाना पसंद करते हैं। 4-2 हो गया पैनल में। सोनी जी, आपका वोट? मेरा भी डाइन आउट ही है। इनफैक्ट मेरे फोन में ना ही जोमेटो ना ही स्विगी दोनों ऐप है ही नहीं। अरे वाह, एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके लिए, सबसे अच्छी चीज़ है ये। और मैं तो कहता हूँ यूपीआई ऐप भी हटा देनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो जो पैसा है वो उसी से जाता है। वो ऐप और यूपीआई वो सब लिंक्ड है, उससे पूरा का पूरा वो निकल जाता है ना। अब मयूरेश, आप बताइए। तो अनुज जी, मेरा हाइब्रिड मॉडल है। आई नो Hybrid model, 5% ये में सही एरिया है। जहाँ से क्या क्या मंगाना है वो लेके आते हैं, घर पे करते हैं और डिलीवर करते हैं। हाँ, तो 5.5 एंड 2.5 आई थिंक सिर्फ जतिन रहेगा। जतिन, आप का वोट कहाँ पर होगा? डेफिनेटली डाइन आउट एक डिफरेंट एम्बियंस रहता है। आई थिंक फूड के साथ साथ एम्बियंस भी एंजॉय करने को मिलता है, तो आई थिंक डाइन आउट प्रेफर्ड रहेगा। चलिए, मैं अपना वोट भी ऐड कर देता हूँ। मैं भी डाइन आउट ही प्रेफर करता हूँ। मतलब ऑर्डर इन तो मैं ऑलमोस्ट अब बंद ही कर दिया है बिल्कुल। इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा तो घर पे ऑमलेट बना लूँगा, लेकिन बाहर से ऑर्डर करने के बजाय वो बेटर है। तो थोड़ा सा इसका मतलब अच्छा, एक और चीज़ हो रही है। अब सीरियस नोट पे आते हैं, जोमेटो का शेयर देखते हैं एक बार ज़रा, क्योंकि आप देखिए मार्केट कहाँ से कहाँ भागा है। पिछले एक हफ्ते में आप निफ्टी की रैली देखिए और पिछले एक हफ्ते में आप जोमेटो का चार्ट देखिए। मेरे ख्याल से जोमेटो वहीं का वहीं पड़ा है। जी हाँ, ये देखिए 204 से रैली शुरू हुई थी, 228-30 तक गया था, वापस वहीं आ गया, 204 पर आ गया। थोड़ा सा मार्केट को, आई थिंक ब्लिंकिट में भी शायद एक कंपटीशन बढ़ रहा है, उसका एक थोड़ा सा रिस्क वहाँ पर भी मार्केट को लग मेरा रहा है। सवाल भी इसीलिए था कि मान लीजिए फूड डिलीवरी बिजनेस थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, लेकिन ये क्विक कॉमर्स स्पेस तो अभी भी जागा ही हुआ है। क्विक कॉमर्स है, अभी भी एक्टिव है श्रेया, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि जिस तरीके से अब कहते हैं क्विक कॉमर्स इज सो हॉट कि इट माइट बर्न इटसेल्फ वाली बात हो रही है, क्योंकि ज़ेप्टो वेल कैपिटलाइज्ड है, बाकी अब और भी कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं इसमें, तो उस वजह से ये लोग ऑर्डर आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई थिंक जोमेटो की आज की डेट में बहुत लोग मानते हैं कि अब असली वैल्यू ब्लिंकिट से रह गई है। फूड डिलीवरी में तो शायद उतनी वैल्यू रह भी नहीं गई है। ब्लिंकिट से ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा ऑर्डर्स ब्लिंकिट के ही होते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉफिटेबल हैं या नहीं? क्योंकि इन स्टॉक्स की री रेटिंग हुई थी जब इन्होंने कहा था कि हम पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। एक चार्ट चेक और ले लेते हैं जोमेटो पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रचना जी, आप जोमेटो की हेल्प तो कर रही हैं, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है, क्या चार्ट चेक होगा यहाँ पर? जी, कंसोलिडेशन जोन में है, और अगर ये 180-200 के बीच में कहीं सपोर्ट ले लेगा, लेट्स होप 200 के आसपास ही ले ले तो संभल जाएगा। अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेशन और टाइम के लिए हो सकता है। एंड अगर 180 टूटा देन दैट वुड बी अ बिग ट्रबल, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। 200 के आसपास कंसोलिडेट करे ऐसे चांसेस ज्यादा लग रहे फॉर सम टाइम टू कम, तो उस टाइम तक थोड़ा अवॉइड ही करना पड़ेगा इसको। ओके, अवॉइड ही करना पड़ेगा। अच्छा, आशीष बहेती भी जुड़े हैं इस पैनल में। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। क्या किया लंच में, ऑर्डर किया या फिर खुद बनाया? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी।
नहीं अनु जी, घर से ही लंच आ जाता है, तो आई प्रेफर घर का ही फूड। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप इस डिबेट में फिर मतलब न्यूट्रल है। चलिए आपकी स्टॉक पिक। जी अनु जी, ट्रेंड में खरीदारी की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन रिलेटेड डोमेस्टिक स्टॉक्स में एक अच्छा मूव वापस बन रहा है, और ट्रेंड जिस हिसाब से करेक्ट होकर बेस बनाया है इसने 4800 के आसपास में, और अब वापस अप मूव दिखा रहा है। पिछले 3-4 दिनों की भी जो गिरावट हुई वो एग्जैक्टली 20 डेमा पे रुकी, और आज एक अच्छा मूव इंट्राडे में देखने मिला है इसमें। तो यहाँ खरीदारी की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 5100 का एग्जैक्ट एसएल मेंटेन करना है। 5300 एंड 5440 दो टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ठीक है, 5100 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप ट्रेंड में खरीदारी कर सकते हैं। शानदार मूव इस पर्टिकुलर काउंटर में टॉप गेनर्स में आज शामिल है, देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं बाजार के बाजीगर की। देखिए बाजार में पिछले 6 दिनों से बाहर है, निफ्टी तो दौड़ ही रहे हैं, साथ ही आप बात करें मिड कैप की, स्मॉल कैप में, तो वहाँ पे भी अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि आज थोड़ा दबाव है, लेकिन इस तेजी में कोई शेयर ऐसे हैं जो गिरावट में जितना गिरे थे मार्च में उससे ज्यादा दौड़ चुके हैं। कौन से हैं वो बाजार के बाजीगर, ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है। बताइए मिताली। तो लास्ट के जो 6 ट्रेडिंग सेशंस थे, इन्होंने वापस वो मार्केट का मोमेंटम लौटा दिया है, और एफआईएस भी यहाँ पे हमारे इंडियन मार्केट्स की तरफ वापस मुड़ते हुए नजर आए हैं। इस लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो 13,500 करोड़ के एफआईएस ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं। निफ्टी सेंसेक्स भी बात करें तो यहाँ पे 7% की अच्छी खासी अपमूव देखने को मिली है, और पर्टिकुलर सेक्टर्स में देखें तो डिफेंस, कैपिटल मार्केट्स और पीएसयू बैंक्स, पीएसयू स्टॉक्स जो है वहाँ पे अच्छी खासी रैली भी देखने को मिली है। लेकिन इन सब में एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि कुछ स्टॉक्स ऐसे भी है जो मार्च में इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ चुके हैं कि उन्होंने सारी गिरावट की भरपाई यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए कर दी है। उस पर बाद में आएंगे, लेकिन पहले लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस की हम बात करते हैं। निफ्टी 50 की अगर हम देखें तो वहाँ पे 6% का रिटर्न देखने को मिला है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आपसे 9 से 10% तक की अच्छे अपसाइड मूव्स देखने को मिले। और सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो वीकली आप देखेंगे कैपिटल मार्केट्स ने 15% का रिटर्न दिया, डिफेंस स्टॉक्स के सेक्टर ने 14%, न्यू एज जो कंपनीज हैं वहाँ पे 12.3% का रिटर्न आता हुआ नजर आया। रियलिटी, पीएसयू बैंक्स, ये सारे सेक्टर्स में हमें 9 से 10% से ज़्यादा ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं उन बाजार के बाजीगर की जिन्होंने मार्च के मोमेंटम में ही हमें सारी की सारी गिरावट की भरपाई कर दी है। देखिए टीडी पावर मार्च में इसने जो रिटर्न दिया है वो है 36% का, और जो गिरावट थी वो 26% की थी। तो आप देखेंगे कि यहाँ सारे ही स्टॉक्स ऐसे हैं, कोल्टे पाटिल, अवंती फीड्स, HAL, केफिन टेक, जिनकी गिरावट से ज़्यादा यहाँ पे आपको मार्च के रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। लिस्ट में और भी स्टॉक्स शामिल है, जैसे कि राइट्स, मजगांव डॉक, JSW एनर्जी, पूना वाला फिनकॉर्प और REC। यहाँ पे देखेंगे तो मार्च में 20% से ज़्यादा ये अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो इन्वेस्टर्स अपना खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस था वो वापस लौटाते हुए भी नजर आएंगे। बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा आई थिंक टेबल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। वो दोनों मार्च में लिखा गया है, वो थोड़ा सा उसको ठीक करना होगा। एक जो मार्च से पहले जो गिरावट थी और मार्च में जो रिकवरी आई उसकी बात हो रही है। इन्हीं में से एक स्टॉक पिक कर लेते हैं। मिताली शुक्रिया। पूना वाला फिनकॉर्प, लगातार अच्छी बाइंग यहाँ पर रही है पूना वाला फिनकॉर्प में। बहती जी आप ही बता दीजिए, सिंस आप भी पूना से ही हैं, पुणे से ही हैं, क्या रहेगा पूना वाला का चार्ट चेक कैसा लग रहा है? जी अनु जी, बहुत शानदार रिकवरी देखने मिली है, और पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में इसने काफ़ी अपना जो ग्राउंड है वो कवर अप कर लिया। स्टॉक अभी भी 200 डेमा के नीचे है, तो मुझे लग रहा है कि 200 डेमा के ऊपर जब ये सरपास करेगा तो यहाँ पे और एक फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होता हुआ देखने मिलेगा। सेक्टर टेलविंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सारे एनबीएफसीज में हमने देखा कि अच्छा मूव बना है। ऑलरेडी बजाज फाइनेंस 52 वीक हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 340 का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 360 का फर्स्ट टारगेट, और 360 क्रॉस होता है तो इनफैक्ट हमारी सलाह रहेगी कि इसमें और पिरामिडिंग करे और पोजीशन ऐड की जा सकती है फॉर द टारगेट ऑफ 380 तक के। ओके, चलिए हमने बात की अभी डाइन इन या फिर डाइन आउट या फिर ऑर्डर इन। इसी में एक और कड़ी जोड़ते हैं QSR इंडस्ट्री, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, बेसिकली बर्गर पिज़्ज़ा टाइप के जो रेस्टोरेंट होते हैं। थोड़ा सा टफ रहा है इनके लिए पिछले 2 साल, लेकिन FY26 में कुछ लोगों को ये सेगमेंट अच्छी लग रही है। दीपाली से जानते हैं क्या ट्रिगर्स कर सकते हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून। थैंक यू अनुज। और अगर QSR कंपनीज की बात करें तो रीसेंट रिपोर्ट्स जो आई हैं
वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि शायद FY26 एक रिकवरी वाला साल हो सकता है इन तमाम कंपनीज के लिए। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल की जो रिपोर्ट्स आई उसका क्रक्स हम लेकर आए हैं। अगर FY26 रिकवरी की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि FY26 में शानदार रिकवरी रह सकती है। अर्बन रिकवरी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देगी। पिछले कई क्वार्टर्स में हमने वीक सेल्स रिपोर्ट होती हुई देखी है इन कंपनीज की तरफ से, लेकिन अब टर्न अराउंड एक्सपेक्टेड है ओवरऑल FY26 में। इनफैक्ट लो बेस इफेक्ट का भी रोल प्ले होगा FY26 में, जो कि इनफैक्ट जो कंपनियां हैं अगर आप उनके पूरी स्ट्रैटेजी देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो वो काफ़ी बदली है। वो वैल्यू मील्स पर फोकस कर रही हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं, सस्ते प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रही हैं और प्राइस हाइक नहीं कर रही हैं, और यही वजह है कि ये रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। फॉर इंस्टेंस अगर जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो पिछले 10 क्वार्टर से कोई प्राइस हाइक कंपनी ने नहीं किया है। सफायर फूड्स की बात करें तो कंपनी प्रिसाइसली फोकस कर रही है 99 या फिर उससे कम के फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में। अपना फूड मेन्यू तमाम कंपनीज जो है वो एक्सपैंड कर रही हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स तो प्ले करेंगे ही, और इसलिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्च क्वार्टर से ही, यानी जो करंट क्वार्टर है, यहीं से वो रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। इस बार के अर्निंग से इस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं, और साथ ही साथ फास्ट फूड चेन की जो डिमांड है वो भी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। डाइन इन सेल्स में भी रिकवरी दिखी है, जो कि फर्दर लीड होती हुई दिखाई देगी। तो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स ही नहीं बल्कि डाइन इन सेल्स में भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है इन तमाम कंपनीज के लिए। इन कंपनियों ने इनफैक्ट पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्टोर एक्सपेंशन नहीं किया है। जो फोकस रहा है वो सिर्फ और सिर्फ फूड मेन्यू, वैल्यू प्रोडक्ट्स और अपना मार्केट शेयर गेन करने पर रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स ही लीड करेंगे आगे की ग्रोथ को, और अब IPL जो चल रहा है वो भी इस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे। फॉर इंस्टेंस अभी आप थोड़ी देर पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात कर रहे थे। जुबिलेंट फूडवर्क्स ने सिर्फ IPL को ध्यान में रखते हुए ही बिग 6-in-1 पिज़्ज़ा लॉन्च किया है, जो कि 24 स्लाइस पिज़्ज़ा है। और इनफैक्ट ओवर वीकेंड हमने देखा भी था कि जो मैकडॉनल्ड्स है या डोमिनोज है, कई रीजन्स में इन्होंने ऑर्डर्स भी लेना बंद कर दिए थे। इस तरीके का सर्ज देखने को मिला था ड्यूरिंग वीकेंड IPL मैचेस। तो रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जो कि इस क्वार्टर से और सिग्निफिकेंटली दिखाई देगी। 24 स्लाइस पिज़्ज़ा, मैंने सही सुना? एक मिनट जी। बिल्कुल, मैं 24 स्लाइस पिज़्ज़ा, बाप रे खाएंगे कैसे उसको वीरू? 24 स्लाइस का पिज़्ज़ा। दीपाली ने आविष्कार किया, दीपाली की फैमिली में होगा, अपने यहाँ तो 6 भी नहीं निपट पाएंगे हैं। ये ग्रुप पिज़्ज़ा है। अगर सपोज कीजिए वीकेंड पे दिल्ली में अगर IPL मैच होता है और वीरू होस्ट करे अपने घर पे, तो डेफिनेटली तब काम आएगा ये ऑर्डर। 24, ये श्रेया से पूछते हैं। श्रेया, बंदोबस्त है 24 स्लाइसेस खप जाए आपके यहाँ? सर मुझसे तो एक पिज्ज़ा का स्लाइस भी नहीं खाया जाता। आई डोंट लाइक द टेस्ट ऑफ पिज्ज़ा, बट ठीक है 24 जिनके घर में परिवार में इतने लोग होंगे वो खाएंगे। अच्छा, मुझे पता है क्या, वो जुबिलेंट का पिज़्ज़ा तो मैं भी नहीं खाता, वो कभी कभार घर पे आता है तो वो गार्लिक ब्रेड ज़्यादा पसंद आती है, वही ज़्यादा अच्छी लगती है। साइड गार्लिक ब्रेड विद डिप्स। गार्लिक ब्रेड। पर कुल मिला के आपने मयूरेश से सुना दीपाली को भी सुन लिया, मिताली को भी सुन लिया आपने। ये क्यूएसआर सेगमेंट में आपको लगता है कि कन्विक्शन अपीयर होगा मतलब दोबारा? नहीं, हाई पॉसिबिलिटी विरुजी। एंड एक आप देखिए जो कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, दे आर हाईली लिंक्ड विद स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो जैसे IPL स्टार्ट हुआ है, आई थिंक जो हिस्टोरिकली देखा गया है, जो वॉल्यूम ग्रोथ आती है काफी सिग्निफिकेंट होती है, और काफी कुछ एक्शन है फॉर द एंटायर पार्ट ऑफ दिस ईयर एज वेल। उसके बाद फुटबॉल स्टार्ट होगा, उसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप है अराउंड सितंबर अक्टूबर, और स्पोर्टिंग इवेंट्स के साथ साथ आई थिंक इनकी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहती है। बट विद इन द पैक जुबिलेंट के जो नंबर्स आए थे वो रिलेटिवली बेटर थे कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पैक। और ये जूरी हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात करते हैं, जब टैक्स कट्स का सिलसिला स्टार्ट होगा इन द रियल सेंस फ्रॉम द फर्स्ट हाफ, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है, ये QSR प्लेयर्स हो सकते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक आउट ऑफ ऑल द QSR प्लेयर्स शायद जुबिलेंट स्ट्रांगली प्लेस्ड है। यहाँ पे वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स बेहतर ही रह सकता है इन माय ओपिनियन। ओके, चलिए, तो ये पूरी स्पेस पर कवरेज हो गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब और बात करते हैं वो इंडो US मामले पर। टैरिफ्स और बाकी कई न्यूज़ फ्लो हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। भारत के साथ इस पूरी ट्रेड वार्ता के लिए एक अमेरिकी डेलीगेशन आज से भारत के दौरे पर आ रहा है। इनफैक्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी भारत आ चुका है न्यू दिल्ली में, और कल से औपचारिक बात होगी। इस बीच रॉयटर्स के हवाले से भी खबर आई है कि US से इम्पोर्ट पर भारत 30% तक टैक्स घटा सकता है। आलोक के पास चलते हैं इस पूरी खबर को समझने के लिए। आलोक, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है, उसकी डेडलाइन करीब आ रही है। लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि US से जो असिस्टेंट USTR
ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उनकी टीम आज भारत पहुंच रही है इंडो यूएस बायलैटरल टॉक्स को लेकर, और इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि रेसिप्रोकल टैरिफ समेत कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, जिसमें दोनों देशों के बीचों में जो ट्रेड बैलेंसेस हैं उसको बेहतर किस तरह से किया जाए और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट किस तरह से बढ़ाया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जो टीम है वो 4 दिवसीय दौरे पर है, 4 दिन भारत में रुकेगी, 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक यहाँ पर रुकेगी और कई सारे लेवल पे यहाँ पर चर्चा होगी जो इंडो यूएस जो बायलैटरल ट्रेड है उसको लेकर। इसी बीच सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि भारत जो है कई मोर्चों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करने को तैयार है, लेकिन भारत चाहता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है उसमें कहीं ना कहीं भारत को राहत मिले। तो इस तरह से लिस्ट बन रही है जिसमें माना जा रहा है कि करीब 50% जो इंपोर्ट ड्यूटी है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसमें कहीं ना कहीं 50% के करीब कटौती हो सकती है। ऐसी जो सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत कोशिश करेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती के एवज में जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वहां राहत मिले। जी हाँ, तो भारत भी अगर आप देखें कुछ टैक्स में कटौती कर सकता है। हालांकि अगर आप देखें वो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल भारत में आ चुका है, इस संदर्भ में जल्द ही कुछ निर्णय होगा। अब देखते हैं इस बातचीत का आउटकम क्या निकल के आता है। शुक्रिया आलोक आपका इस पूरी चर्चा के लिए। अब एक एक करके हम सेक्टर स्पेसिफिक बात कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ उसको छोड़ते हैं, थोड़ा लौटते हैं 1-2 सेगमेंट्स पे जहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप देखें मैं ग्लोबल मार्केट से जुड़ के बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेल ऑफ आ रहा है। जरा डायरेक्टर साहब प्लीज़ एक बार रखिएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स और रखिएगा आप निफ्टी डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 104.39 पे, और आज पहली बार निफ्टी मेटल में मतलब आप समझ लीजिएगा कि बहुत दिनों बाद 17 मार्च के बाद एक रिवर्सल जैसी स्थिति है। अच्छा आशीष बहती जी, पहले तो ये बताइए कि मेटल्स में आप कहीं पर कोई आपने एग्जिट किया हो लॉन्ग ट्रेड से या फिर किसी स्टॉक की पुट ऑप्शन ली हो? सुबह आज एक पुट ऑप्शन का विकल्प भी आया था, मेरे ख्याल से किसी ने ट्रेड रिकमेंड किया था। अभी आपका मेटल्स पे व्यू आशीष बहती जी। जी देखिए मिक्स्ड व्यू है। सेल में बिकवाली की सलाह है, जब वहीं अगर जेएसडब्ल्यू स्टील में बाइंग की सलाह रहेगी। सेल हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है और अब यहाँ से नीचे स्लिप हो सकता है, तो सेल में पुट के थ्रू भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो 112.50 की जो पुट है 3.25 रुपए के करीब चल रही है, उसमें खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2.5 रुपए का एक एसएल मेंटेन करे। ये अप्रैल की पुट है। जो इसमें टारगेट्स दिखेंगे वो करीब 6 रुपए से 8 रुपए, 2 टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। वहीं अगर मेटल में बाइंग करना है तो जेएसडब्ल्यू स्टील काफ़ी स्ट्रेंथ दिखी है स्टॉक में और कंटिन्यूसली हायर हाइज के पैटर्न्स बन रहे हैं, तो कोई भी डिप आए तो इसमें खरीदारी की जा सकती है 1090 के टारगेट्स के लिए। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1050 का एक एसएल मेंटेन करेगा। 1050 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की जा सकती है। आशीष जी को पसंद है स्टॉक, देखिए डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ इनफैक्ट आपको देखेगा इसी पे। और डिटेल में बात करते हैं, दरअसल देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील ने दुनिया की सभी स्टील कंपनी को पछाड़ दिया है और मार्केट कैप की बात की जाए तो दुनिया में सबसे आगे निकल चुकी है और इसका मार्केट कैप करीब 2.5 लाख करोड़ के ऊपर आ गया है। कंचन जुड़ी हुई है मेरे साथ, बताइए कंचन जेएसडब्ल्यू स्टील किन किन कंपनियों से आगे निकल चुकी है? जैसे कि स्कूल में हमारे रिजल्ट आते थे, हम परफॉर्मेंस अच्छी देते थे, उसके बाद नतीजे आते थे, तो नतीजे आ गए हैं और इसने सारी ही कंपनीज को पछाड़ दिया है। इस टाइम पे जेएसडब्ल्यू स्टील के मार्केट कैप की बात करी जाए तो 2.5 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। यानी कि सेल का मार्केट कैप जोड़ लीजिए, टाटा स्टील का मार्केट कैप जोड़ के जो जेएसडब्ल्यू का मार्केट कैप है वो इसको पार करता हुआ नजर आया है। ये तो बात हो गई इंडियन कंपनीज की। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाहर की कंपनी से भी तो जेएसडब्ल्यू स्टील इस टाइम पे अव्वल नंबर पर बना हुआ है, यानी कि क्लास में इसने पहली पोजीशन को अपना लिया है। मार्केट कैप अगर इस टाइम पे देखें तो आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया 2.5 लाख करोड़ के पास निकल चुका है। इसके कंपैरिजन में अगर हम बाहर की कंपनीज की तरफ नजर डालें तो आर्सेलरमित्तल यूरोप का जो मार्केट कैप है इससे कम है, 2.32 लाख करोड़ पे रजिस्टर किया गया है। अगर जापानीज स्टील कंपनीज का मार्केट कैप देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2.28 लाख करोड़ का है। वहीं अगर हम बात करें चाइना ब्राउ की तो वहां पे भी जो मार्केट कैप है वो जेएसडब्ल्यू स्टील से काफी ज्यादा कम
है। इसके अलावा अगर आप बात करें ब्रोकरेजेस की, तो ब्रोकरेजेस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश इस टाइम पे हो गई है। उनका कहना है कि सेकेंड हाफ में जो वॉल्यूम ग्रोथ है वहाँ पे हमें अच्छा खासा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम नंबर की बात करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है Q4 में। और इसके अलावा 90% कैपेसिटी का ऑपरेट करने के लिए कंपनी को इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। और जिस तरीके से हम कैपेसिटी एक्सपेंशन देख रहे हैं वो डायरेक्टली इस टाइम पे जो है ट्रैक पे चलता हुआ नजर आ रहा है। कैप्टिव आयरन और साथ ही साथ एनर्जी बूस्ट पे भी कंपनी का इस टाइम पे जोरों शोरों से जो वो है फोकस बना हुआ है। काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस हैं जिन्होंने इस पे अपना रिव्यू दिया है, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल, सबने ही यहाँ पे खरीदारी की राय दी थी। ये आज की रिपोर्ट्स नहीं है लेकिन पहले की रिपोर्ट्स है। और आधों के तो अगर आप यहाँ पे HDFC सिक्योरिटी का देखें तो ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास स्टॉक का प्राइस ऑलरेडी आ गया है। ICICI सिक्योरिटी का मानना है 1230 तक के नंबर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 1150 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। साथ में हमने अभी देखा था कि रीसेंट न्यूज जिस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी फ्लैट स्टील प्रोडक्ट पर 12% सेफगार्ड ड्यूटी की सिफारिश की गई थी, उसके बाद CLA से यही नहीं बल्कि UBS भी, जो जितने भी मेटल कंपनीज है और JSW स्टील है, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर बुलिश हो गए थे। ओके, मेटल्स यहाँ पर क्लियरली थोड़े से बुलिश व्यूज़ आए हैं। शुक्रिया कंचन। JSW स्टील यहाँ पर एक पॉजिटिव व्यू रहा है हमारे पैनल का। मयूरेश, आपका क्या व्यू रहेगा JSW स्टील पर? नहीं, पॉजिटिव रहेगा। और जैसे इनके कोर डोमेस्टिक ऑपरेशंस है, यहाँ पे एक ठीक ठाक वॉल्यूम ग्रोथ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑब्वियसली जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ माइंस, जैसे इसके एक्सट्रैक्टेबल रिजर्व्स में इंप्रूवमेंट देखी जाएगी वॉल्यूम वाइज, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ ऑपरेशंस होंगे और जो एबिटा मार्जिन्स में इजाफा देखा जाएगा, आई थिंक ये बेटर प्लेस लगता है। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे प्राइसिंग इंप्रूव होगी, बिकॉज अल्टीमेटली आई थिंक LME पे जो HRC CRC की प्राइसिंग है, वहाँ पे एज डिमांड कम्स बैक स्लोली एंड स्टेडीली बाय द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, जैसे रीस्टॉकिंग का भी सिलसिला स्टार्ट होगा, प्राइसिंग विल क्रिएट ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन द बैलेंस शीट एज वेल। तो बिल्कुल JSW स्टील ठीक ठाक लग रहा है। आई थिंक रेटिंग्स रैंकिंग्स भी ठीक ठाक है। एंड अलॉन्ग विद दैट मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी, उस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही है कि जो फ्लैट प्राइसेस है ये शायद बॉटम आउट हो गए हैं। देयर इज लार्ज एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से प्राइस इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। द मैनेजमेंट देमसेल्फ बिलीव कि जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है फ्लैट और लॉन्ग के, ये बेहतर होनी चाहिए पिछले तिमाही से। ऑब्वियसली डेट इज एक्सपेक्टेड टू गेट रिड्यूस ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और जनरली ऑपरेटिंग लेवरेज शुड आल्सो प्ले ऑन द बैलेंस शीट। तो शायद JSW स्टील सेल दोनों अच्छी करें। ओके, चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड सोनी पटनायक जी से, उसके बाद आशीष बहती जी के पास चलेंगे FNO सुपरस्टार के लिए, और प्रशांत सावंत जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए, और मिड कैप फंडा के लिए मयूरेश जोशी के पास। सोनी जी, आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन। अनु जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ एवेन्यू सुपरमार्ट्स की अप्रैल सीरीज की 4200 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि अपनी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। रोल ओवर्स डिसेंट हो रहे हैं, 35% के लॉन्ग रोल ओवर्स। स्टॉक एक अच्छा ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी दिया है। पोजिशनली मुझे लगता है अप्रैल सीरीज में टुवर्ड्स 4400 प्लस लेवल्स टेस्ट कर सकता है। सो 4200 कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। 91 और 88 ये रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 55। पहला टारगेट है 135, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 170 और 190 के दो टारगेट्स बन सकते हैं। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट 2 बजे जैसे कि हमने कहा था, इस स्टॉक में मोमेंटम है वेल अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। पहले की कॉल आशीष बहती जी, क्या पिक कर रहे हैं आप FNO सुपरस्टार? जी वीरेंद्र जी, अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने आज अपना 200 MA रिगेन किया और गैप अप ओपन हुआ और गैप अप को पूरा सस्टेन किया है इसने। इंट्राडे में भी कोई भी डिप मिली उसमें भी बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली देखने मिला है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 11,250 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लग रहा है कि इसमें 11,700 और 11,900 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सॉरी आशीष जी, आपको स्टीजिंग होने वाली थी कि आपने रोक लिया फुल कंट्रोल। क्या खैर, FNO सुपरस्टार के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट पसंद है आशीष जी को। चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं प्रशांत जी के पास। बताइए प्रशांत जी, आपका चार्ट का चमत्कार। तो श्रेया, अगर हम बिरला सॉफ्ट के चार्ट को देखें तो यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बनते आ रहा है। जो रैली आई है वो भी 20 दिनों के एवरेज को रेजिस्ट कर रही है, करीबन 406-7 के बीच ट्रेड कर रहा है। यहाँ मैं बिग वाली रेकमेंड करूंगा, और जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो होगा 415, 415
जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 380 से लेके 385, 380, 385। ओके, अब मयूरेश के पास चलते हैं। मयूरेश जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। अनुज जी, सुमिटोमो केमिकल इंडिया जो एग्रोकेमिकल कंपनी है, काफी पसंद आ रही है। अब तक के जो नतीजे रहे हैं काफी शानदार रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले कुछ तिमाहियों तक के नतीजे आई थिंक मेंटेन रहेंगे, बोथ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइसिंग। जहां तक प्राइसिंग का सवाल रहा है, आई थिंक जो फार्म गेट प्राइसेस है यहाँ पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इजाफा ही देखने मिलेगा विद इंक्रीज डिमांड। जो इनपुट कॉस्ट हैं, जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये इंश्योर करते हैं कि जो इबिट्टा मार्जिन है जो सुपीरियर रहे 9 महीनों तक, एक्सेस ऑफ 23-24%, ये बरकरार रहने की पूरी शक्यता है। और जैसे मॉनसून्स अच्छे होंगे, जो मूवी लगाए बैठे विद ला नीना कंडीशंस इवॉल्विंग, अगेन आई थिंक जो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज है ब्यूटीफुली प्ले आउट हो सकता है। ऑब्वियसली जितने पेटेंट्स इनके पास है और इनके पेरेंट के पास है, आई थिंक देयर इज अ लार्ज स्कोप इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट द डोमेस्टिक मार्केट बट एक्सपोर्ट मार्केट्स भी, जिसकी वजह से आई थिंक ओवरऑल अर्निंग्स और रिटर्न रेशियोज में अच्छा खासा इजाफा आ सकता है। तो सुमिटोमो केमिकल इज समथिंग that you are liking at markets with India, rating, ranking, institutional holding, जो कैंसिल में पहले देखते हैं सारे फुलफिल हो गए। एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट ये स्टॉक्स क्लाइंट्स को दिया गया है थ्रू रिसर्च में, क्लाइंट्स के पास इनकी होल्डिंग हो सकती है। ओके, ये आपका आज का मिड कैप फंड है। 4 ट्रेड्स पिक किया हमने। सोनी पटनायक जी सस्ता ऑप्शन और उन्होंने एवेन्यू सुपरमार्ट की 4200 की कॉल पिक की थी फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 135, 170, 55 का स्टॉप लॉस। और आशीष भतीजे ने एवेन्यू सुपरस्टार पिक किया। अल्ट्राटेक सीमेंट आज का टॉप प्राइस परफॉर्मर 11,437 पर ट्रेड करता हुआ 11,700 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 11,250 का होगा। प्रशांत सावंत जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया। बिरला सॉफ्ट सेल कॉल याद रखिएगा 380, 385 के लक्ष्य के लिए। और मयूरेश जी ने अभी मिड कैप फंड पिक किया आपकी स्क्रीन पे, और यहाँ पे सुमिटोमो केमिकल्स 526-85 पे। निफ्टी ने 23,690, 700, 720 ये राह पकड़ ली है, अभी इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बैंक निफ्टी करीब करीब 51,651 पे। कुछ प्रेशर पॉइंट्स को देखें आप तो उसमें एक स्टॉक लेके आइए MCX, आज अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग, और वो जो 11 मार्च से वो रिवर्सल का गोल्ड की स्ट्रेंथ का एक हमें बेनिफिट मिला था, वो आज कोलैप्स हुआ है और अपने लास्ट 2 ड्यू एवरेजेस को पार नहीं कर पाएगी। सोनी जी, MCX अभी आपने कॉल दी यहाँ पर, एवेन्यू सुपरमार्ट पे अच्छी कॉल थी वो, बट MCX वहीं से कोलैप्स हुआ जो कि स्लोपिंग नॉर्मल चैनल की वो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन थी, जो कि मेरे ख्याल से 9 दिसंबर से परसिस्ट कर रही है। मतलब अगर आप अच्छा खासा डाउन स्विंग से अपर स्विंग में पैसा कमा चुके हैं तो क्या एक बार के लिए एग्जिट करना चाहिए क्या, जिस प्रकार का रिवर्सल है इसमें? ये मुझे लगता है यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। एक ब्रेकडाउन दिया है, ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन तो है ही, बट चार्ट्स पे भी एवरेज मूविंग एवरेजेस को ब्रेक कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर 5100 लेवल के नीचे सस्टेन करता है, पोजिशनली थोड़ा सा वीक हो सकता है, 4800 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग पोजीशंस एग्जिट कर जाना चाहिए। शॉर्ट पोजीशंस अगर कोई लेके रखें तो फिर होल्ड कर सकते हैं। पोजिशनली थोड़ा सा टुवर्ड्स 4800 यहाँ पे नजर आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं आज के एक टॉप गेनर की, अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकर आइए जरा स्टॉक। और सुबह एक व्यू बन रहा था कि आज जितनी भी रिपोर्ट्स आई थी उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग लग रही थी वो यही लग रही थी, UBS की जो रिपोर्ट थी। उसके बाद ऑब्वियसली अल्ट्राटेक पे एक डबल अपग्रेड था, लेकिन बाकी शेयरों पर भी एक अच्छा व्यू था। श्रेया से समझते हैं एक बार फिर से कि क्या कहा UBS ने। श्रेया बताइए। बिल्कुल, आप देखें अनुज, तो पूरा सीमेंट सेक्टर ही आज अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर्स में शामिल, 3.5% की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट एक वक्त था जब 1.5% तक उछला, आज के सत्र में फिर थोड़ी सी मुनाफा वसूली यहाँ पे भी देखने को मिली। लेकिन इन ग्रीन अभी सारे ही स्टॉक्स आप देखिए ACC, डालमिया, अंबुजा ट्रेड करते फिलहाल आपको नजर आएंगे। UBS की रिपोर्ट आई थी सुबह पे, बताई मैंने, CNBC आवाज़ देख रहे होंगे तो क्या लग रहा है UBS को इस पूरे सेक्टर पर? तो उनका मानना है कि जिस तरीके से सरकार इंफ्रा पे खर्च बढ़ा रही है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही हाउसिंग को लेकर जिस तरीके से डिमांड समीकरण बन रहे हैं भारत में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है स्पेस के लिए। इसके अलावा उनका मानना है कि फिनेंशियल 2026 में अर्निंग्स काफ़ी अच्छी रह सकती है, मुनाफा वहाँ पर बढ़ता दिख सकता है इस पर्टिकुलर कंपनीज़ का। इसके अलावा कॉस्ट सेविंग से इन कंपनियों के मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। आप कुछ टारगेट्स रखते हो आपके सामने। अल्ट्राटेक सीमेंट को बाय की कॉल, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया, डबल अपग्रेडेशन जैसे कि बता रहे थे अनुज जी।
13,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। अभी जिस लेवल पर कारोबार कर रहे हैं वहाँ से 18% से ज़्यादा का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है यूबीएस को। साथ ही अंबुजा सीमेंट भी उनके टॉप पिक्स में शामिल है। यहाँ पे भी टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 620 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, 19% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर नज़र आ रहा है यूबीएस को। साथ ही आप देखिए डालमिया को बाय की कॉल, टारगेट प्राइस 2,100 रुपये प्रति शेयर, और मेंटेन यहाँ पे एसीसी को भी बाय की कॉल मेंटेन की हुई है, टारगेट प्राइस 2,250 रुपये प्रति शेयर रख दिया है। लेकिन उनका मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा सीमेंट फिलहाल ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं अपने पीयर्स से। बिल्कुल। यहाँ पर अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, इन पर पॉजिटिव व्यू। प्रशांत जी, अगर आपको कोई सीमेंट स्टॉक चुनना हो तो कौन सा होगा? तो अनुज जी, इनफैक्ट कुछ वक्त पहले मैंने अल्ट्राटेक ही ट्रैक किया था, और इसको अगर हम देखें तो ये एक अहम लेवल के पास पहुंच रहा है। वो लेवल है करीबन 11,500, बट मुझे लग रहा है प्रीएम करके जा सकते हैं, और अभी हम ऑलमोस्ट 11,400 के ऑलरेडी ऊपर है। वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है पिछले 3-4 दिनों से। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे करीबन 11,380, 11,380 के आसपास, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये कंफर्टेबली 11,520, 11,550 ये लेवल नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एनएससी के आईपीओ का इंतज़ार खत्म हो सकता है। सेबी के नए चेयरमैन तुहिनकांत पांडे ने कल सेबी बोर्ड बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एनएससी आईपीओ के मामलों को देखकर जल्द फैसला करेंगे। एक बार पहले वो बाइट सुनते हैं। But surely I think we will look into it. I've just sort of we'll apply our mind on how is it and how we can take it forward and what's the issues. ओके, चलिए इस बयान के बाद एनएससी आईपीओ को लेकर थोड़ी उम्मीदें बढ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये आईपीओ अटका हुआ है। इसकी पूरी कहानी समझते हैं मिताली के साथ। मिताली, बताइए क्या टाइमलाइन रही है, क्या क्या रुकावटें आई हैं एनएससी के आईपीओ में? जी, एनएससी का आईपीओ काफी टाइम से सुर्खियों में चल रहा है, लेकिन फाइनली सेबी चीफ ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। कल की एक मीटिंग में उन्होंने कहा है कि वो एनएससी के आईपीओ को फिर से रिव्यू करेंगे और अपने गवर्नेंस इश्यूज जो भी चल रहे हैं यहाँ पे, इस पर फिर से एक मुहर लगाएंगे। एनएससी पहले भी आईपीओ की सुर्खियों में रहा है। 2016 में जब इसने एप्लीकेशन फाइल करी थी, तब से लेकर अब तक ये कुछ ना कुछ हर्डल्स का यहाँ पे सामना करता हुआ नजर आ रहा है। अगस्त में ही इसने अपना एनओसी भी यहाँ पे सबमिट किया है, और एनएससी का जो आईपीओ है, इसका सबसे बड़ा कंसर्न कोलोकेशन वाला केस था, जिसके कारण सेबी ने इसको अभी भी ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। एनएससी की अगर हम बात करें तो दुनिया का नंबर 1 डेरिवेटिव स्टॉक एक्सचेंज है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिहाज से, और मार्केट कैप से हम देखें तो ग्लोबली ये 5th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इसका जो मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनीज का, वो $5.7 ट्रिलियन तक है। और अगर एनएससी का आईपीओ लॉन्च होता है तो मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी वैल्यूएशन 4 से 5 लाख करोड़ तक देखने को मिल सकती है। ग्लोबली अब हम बात करते हैं तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे कि यूएस, चाइना, जापान, उसके बाद एनएससी का नंबर आता है, तो इंडिया को ये टॉप 5 में रैंक करता हुआ चल रहा है। और पी की भी बात करेंगे तो काफी स्टेबल अच्छा पी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में टोटल 4 स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टेड है, जिसमें से बीएसई, एमसीएक्स, आईईएक्स शामिल है, और वहाँ पे भी आप देखेंगे तो सबसे लोएस्ट वैल्यूएशंस पे आपको एनएससी यहाँ पे नजर आएगा। अब हम आगे बात करते हैं एनएससी की अनलिस्टेड शेयर में क्रेज की। तो 2021 में जहाँ इसके शेयर होल्डर्स का नंबर 2000 के आसपास था, वो 2024 में 20,500 तक पहुँच चुका है। तो अनलिस्टेड शेयर्स के सेगमेंट में इन्वेस्टर्स यहाँ पे काफ़ी क्रेज दिखाते हुए नजर आए हैं। बड़ा स्टॉक एक्सचेंज होने के बावजूद के अलावा यहाँ पे जो इसका मार्केट डोमिनेंट है, मार्केट शेयर का डोमिनेंट वो भी काफ़ी ज़्यादा है। कैश सेगमेंट में देखें तो 94% मार्केट शेयर के डोमिनेंट के साथ आपको देखने को मिलेगा। इक्विटी फ्यूचर्स में 99.9% का मार्केट शेयर एनएससी के पास है, और बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि इक्विटी ऑप्शंस, करेंसी फ्यूचर्स, करेंसी ऑप्शंस, सब में ही आपको एनएससी यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के अलावा एनएससी एक कैश मशीन भी है। जी हाँ, FY24 के नंबर्स पर अगर आप नजर डालें तो रेवेन्यू 16,000 करोड़ के आसपास है, पैट 8300 करोड़, यानी कि मार्जिन है 50% से ज्यादा का। नेटवर्थ भी यहाँ पे 24,000 करोड़ की है। तो सबकी नजरें अब आईपीओ के ऊपर है कि एनएससी का आईपीओ आखिर कब यहाँ पे आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, एनएससी का आईपीओ अगर आएगा तो बहुत लोगों को रिलीफ मिलेगा। काफ़ी टाइम से ये आईपीओ वेटेड है। एक्चुअली इट्स ओनली फेयर, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूँ। मैं भी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एनएससी में अनलिस्टेड के टाइम से, कोविड के टाइम से इन्वेस्टेड हूँ। छोटा सा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डिस्क्लेमर फिर भी दे देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लिस्टेड हो गया
उसके लिए। चलिए थोड़ा मार्केट पर नज़र डालते हैं एक बार। मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आ रहा है। एक बार निफ्टी देखिए, अब फिर 18 पॉइंट ऊपर रह गया सिर्फ, और बैंक निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे। मिड कैप इंडेक्स में अब गिरावट बढ़ रही है। आज की एडवांस डिक्लाइन ख़राब है श्रेया। मैं और एक चीज़ फिर से कह रहा हूँ, क्लोजिंग पे थोड़ा रिविजिट करेंगे इसको, लेकिन आज की जो एडवांस डिक्लाइन है, अब आज अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा कह सकते हैं कि आज वीकली एक्सपायरी थी सेंसेक्स की, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है। कल और परसों और देखते हैं, अगर इस तरीके की मार्केट बेट कल और परसों भी रही तो थोड़ा सा फिर आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचिएगा, अगर मार्केट बेट इस तरीके की ही रही तो। खैर एनीवे, अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो अच्छे मोमेंटम में हैं इस समय, और निफ्टी भी अभी भी ग्रीन में ही ट्रेड कर रहा है, इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे साथ अब हमारे नेक्स्ट मेहमान जुड़े हैं, राइट रिसर्च के फाउंडर और फंड मैनेजर सोनम श्रीवास्तव। सोनम एक रोबो एडवाइज़र हैं और एल्गो बेस्ड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज पर काम करती हैं। सोनम ने HSBC और एडलवाइस के लिए एल्गो भी डेवलप किया है। सोनम कई इंस्टीट्यूट में विजिटिंग फैकल्टी भी हैं। सोनम जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैसे देख रही हैं आप इस समय बाज़ार को, और आपका क्या नज़रिया है, ख़ास तौर से जो पिछले 2 हफ्ते में रैली हुई है उसे आप किस तरीके से देख रही हैं? सबसे पहले धन्यवाद अनुज जी, आपका प्रोग्राम हम बहुत टाइम से देखते हैं। और देखिए, मार्केट की बात करें तो आई थिंक ये करेक्शन तो चलता ही आ रहा था, और आई थिंक स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में, ब्रॉडर मार्केट में हमने काफी पैनिक सेलिंग देखी थी जनवरी फरवरी के महीने में। आई थिंक जो मार्च में जो एक रिकवरी आई है अनुज जी, वो बहुत सारे ही स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है। अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल वॉलेटिलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें वहाँ पे एक स्ट्रेंथ दिखी है। और इसके कुछ रीज़न है, आई थिंक एफआईआई बाइंग हुई है कुछ टाइम से, जो इंडेक्स में रीबैलेंसिंग हो रही थी एफटीएसी में, उसके वजह से। बट मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एक स्ट्रेंथ आई है मार्केट में, और आई थिंक ये सही टाइम है कि हम अच्छे हाई क्वालिटी मोमेंटम स्टॉक्स पे पोजीशन बनाना चालू कर दें। सोनम जी, एग्जैक्टली अभी निफ्टी 50 पे रहते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप देखें, बैंक्स, एनबीएफसीज ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया। मेटल्स के भागने का एक कारण था कि डॉलर इंडेक्स काफ़ी रिट्रेस हुआ था। अगर निफ्टी 50 में सीमित रहें अभी, यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग किन स्टॉक्स में हुई है, जहाँ पे आपको लगता है कि एज ए ट्रेडर भी लॉन्ग रहना चाहिए, बाय एंड डिप्स करना चाहिए, और एज ए इन्वेस्टर तो फोकस करना ही चाहिए, जहाँ पर एक मीनिंगफुल बेस क्रिएट हुआ है? बिल्कुल, देखिए हमें अगर यहाँ पे देखें तो भारतीय एयरटेल का स्टॉक है जिसपे हमने भी एक पोजीशन बना के रखी है। वहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में भी अच्छा मूव है, न्यूज़ भी अच्छी आ रही है, और उसके अलावा आपको ये कंपनी फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ भारतीय एयरटेल एक अच्छी पिक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस, क्योंकि अब रेट कट की काफ़ी एक्सपेक्टेशन हो रही है, और आपने देखा है कि इस स्टॉक में बहुत अच्छा मूवमेंट भी आया है, तो ये भी एक पिक रहेगी। आई थिंक आईटी सेक्टर में अगर इस टाइम पे देखें तो तब भी कुछ प्रेशर है, फिर भी एचसीएल टेक एक स्टॉक है जिस पे हमने पोजीशन ले रखी है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंकिंग में हम देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा में एक पूरा बहुत अच्छा ही ब्रेकआउट आया है। तो निफ्टी 50 में भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो हमको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। जी सोनम जी, गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कुछ स्टॉक्स बताए निफ्टी 50 के जहां पे आपको मोमेंटम स्ट्रांग लग रहे हैं और बेट लगा रही हैं। आईटी की आपने बात की, जिक्र भी किया कि पिछले कुछ दिनों हमने उसमें एक दबाव देखा, लेकिन एक रिवाइवल का मोड भी देखा, और आज स्पेशली ट्रेडिंग सेशन में देखिए आईटी ही है जो एक तरीके से बाजार को संभाल के चल रहा है। एचसीएल टेक के अलावा कोई और ऐसे स्टॉक्स जो आपको पसंद है, और कोई ऐसे स्टॉक्स जहाँ पे आपको लगता है कि दूरी बनानी चाहिए? देखिए, निफ्टी 50 जो बड़े लार्ज कैप स्टॉक हैं उसमें आई थिंक ये जो प्रेशर था वो इसलिए चल रहा था आईटी सेक्टर में, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि डील विंस है, क्योंकि ग्लोबल जो रिसेशनरी फेयर चल रहा है उससे कुछ उनकी डील विंस कम हो जाएंगी, एआई का आने से कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। बट इसके अलावा आई थिंक अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप में देखें तो परसिस्टेंट का स्टॉक है जहाँ पे आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है। उसके साथ के साथ अगर आप देखें तो कोफोर्ज है ना, वहाँ पे आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। अगर आप डोमेस्टिक आईटी देखें तो ई क्लर्क्स, एफएसएलई काफी ज्यादा टूटे थे ये स्टॉक जनवरी फरवरी में, बट ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको किन स्टॉक से बच के रहें, आई थिंक विप्रो का
कुछ गाइडेंस हमें अच्छी नहीं मिली थी, तो मे बी उससे आप दूर रह सकते हैं। रियल एस्टेट में आपका क्या व्यू है इस समय? लोधा, मैक्रोटेक, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, पहले तो सेक्टर व्यू, और अगर इनमें से कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा हो तो? देखिए, सेक्टोरल व्यू आई थिंक अगर आप बात करें तो रियल एस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, और रियल एस्टेट सेगमेंट है, ये बहुत ही सिक्लिकल रहता है, ये मार्केट ओवरऑल मार्केट में जैसे ही सिनेरियो होगा उसके साथ ही मूव करेगा। इसमें आई थिंक बट हाँ, काफ़ी करेक्शन आ चुका है और कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है ये सेक्टर, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी यहाँ पे भी हमको स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए। यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी, अनंतराज जो एक स्टॉक है जिसमें आपको डेटा सेंटर का भी दिखता है थोड़ा फोकस, वहाँ भी काफ़ी करेक्शन आया है, तो ये सारे स्टॉक हमारे थोड़े फोकस में। डिफेंसेस में आप क्या कर रही हैं? आई मीन फार्मा में पुल बैक्स आते हैं, लेकिन आते हैं स्विंग, बट बहुत सस्टेनेबल स्विंग्स नहीं होते हैं। एफएमसीजी स्टिल सिंकिंग। मैं आईटी को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द टू डिफेंसेस से बात करूं, यहाँ पे आप लोगों ने क्या बाय किया है, या फिर किस पर कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू है इस वक्त? देखिए, फार्मा और हेल्थ केयर की बात करें तो वहाँ पे हमको काफ़ी कंस्ट्रक्टिव स्टॉक दिख रहे हैं, जैसे एमी ऑर्गेनिक एक स्टॉक हुआ, उसमें आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा मोमेंटम अभी भी बना हुआ है और इतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा है करेक्शन का। इसके अलावा एक सुप्रिया का स्टॉक है, लाइफ साइंसेज़, जो आपको करेक्ट हुआ था बट बहुत अच्छी रिकवरी आई है। इनमें हमने कुछ पोज़ीशन बनाई है। उसके अलावा हेल्थ केयर, मतलब अगर आप हॉस्पिटल सेक्टर में देखें, तो हॉस्पिटल सेक्टर तो आई थिंक वहाँ पे बहुत केपेक्स हुआ था पिछले कुछ सालों में, और वहाँ पे आई थिंक एक बार मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो ज़रूर एक बेहतर वहाँ परफॉर्मेंस मिलेगी। तो नारायण हृदयालय और अपोलो हॉस्पिटल ऐसे काफ़ी स्टॉक है जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। सोनम जी, कंजप्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जिसको हम एक डिफेंसिव शील्ड की तरह मानते हैं मार्केट वोलेटिलिटी में, और आप देखें सितंबर पीक से निफ्टी एफएमसीजी 20% तक करेक्ट हो गया। कंजप्शन सेक्टर देखिए 17% तक इसमें गिरावट आई है। तो क्या इस गिरावट में आपने कहीं एक्सपोजर बढ़ाया है इन दो, मतलब पूरे कंजप्शन बास्केट में? कंजप्शन बास्केट में हमने पिछले साल में देखा था कि आई थिंक एक स्लोडाउन सा आया था, उसमें कमोडिटी प्राइसेस, हाई इन्फ्लेशन और ऐसे कुछ फैक्टर थे। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं आया। आई थिंक अभी इस डिक्लाइन में भी कंजप्शन बढ़ा नहीं मेरे ख्याल से। बट हाँ, आई थिंक यहाँ पे प्लेटफॉर्म प्लेस की बात करें तो ज़ोमैटो का स्टॉक है, जहाँ पे हमने कुछ पोजीशन ली है, और कंजम्पशन से लिंक्ड कुछ और एरियाज होंगे जहाँ पे भी हमने कुछ पोजीशन ली है। ओके, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, और सभी सेक्टर्स पे और जहाँ जहाँ पे आप लोगों ने अभी इस वक्त बाइंग की है उस पर अपनी टिप्पणियाँ करी। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, लाते हैं इंडस्ट्रीज आपके स्क्रीन पे 23680। अनुज, इसे आज एक पॉज कहेंगे और शायद थोड़ा सा बाजार कॉल राइटर्स को स्पेस देता हुआ इतने बड़े मूव के बाद क्लियरली विजिबल था, तो क्या करेंगे यहाँ से? अब करना क्या चाहिए, अप्रोच करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल वीरू, आपने बिल्कुल सही कहा। आज का हाई एकदम उस जोन में हमारे सेकंड रेजिस्टेंस पर। अच्छा, आज लोअर लेवल पे सपोर्ट भी लिया, ऐसा नहीं है कि लोअर लेवल आपने ब्रीच किए हैं। आज की क्लोज एक चीज़ अच्छी कर रही है। अब आपको ना पहली बात तो ये कि हेजिंग के साथ लॉन्ग करके जाइए, स्पेशली अगर आप अभी तक लॉन्ग में बने हुए हैं। ये जो मैं अप्रोच ले रहा हूँ ये उनके लिए जिन्होंने अब तक लॉन्ग करा हुआ है, जो रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, जिन पर रोज़ एक व्यू रहा है कि कल के लो के स्टॉप के साथ लॉन्ग बने रहे। आज भी निफ्टी का लो देखिए आप, कल का लो था 23,433, आज का लो है 23,627। आज भी कल का लो 200 पॉइंट से ऊपर है, ये अच्छी चीज़ हो गई। एक चीज़ बस ये है, बाकी दिनों में काफ़ी हम गैप के साथ बंद हो रहे थे लो के मुकाबले, आज हम उतने गैप के साथ नहीं बंद हो रहे हैं। 23,627 का जो लो है उसके मुकाबले हम 23,675 पर ही बंद हो रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कल खुलते ही शायद अगर एक ग्लोबल मार्केट ख़राब रही तो कल हम आज के लो के नीचे खोल सकते हैं, तो वो इन दैट केस आपकी वो ट्रेड फाइनली मैच्योर हो जाएगी। तो उससे अगर आप एक बड़े गैप डाउन से बचना चाहते हैं तो आप अपने आप को हेज करके जा सकते हैं। और अगर आज का लो कल टूटा तो मार्केट आपको साइन देगा कि एटलीस्ट अपने लॉन्ग पोजीशन अब मैच्योर हो रहे हैं, अब उनको बुक कर लीजिए। फिर हो सकता है वो 24,000 वाला मामला ना आए, वो शायद अगले महीने आए या फिर और थोड़ा टाइम लगाए, हु नोज़, लेकिन एक एटलीस्ट तब भी आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिल चुका होगा।
और एक चीज़, आज का स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन थोड़ा ख़राब रहा है, ये बात आपको माननी होगी। आज की मार्केट ब्रेड जो है वो थोड़ी सी ख़राब रही है। आप देखिए ज़रा, एडवांस डिक्लाइन, मिड कैप इंडेक्स भले ही आपको ना दिखाए, इंडेक्स एक्चुअली इंडेक्स भी दिखा रहा है अब तो 1% के करीब इंडेक्स नीचे है। और एडवांस डिक्लाइन देखिए ऑलमोस्ट 1:3.5 के करीब का रहा है। लेकिन इंडेक्स ने अब तक रिवर्सल के साइन नहीं दिए। कल के ट्रेड का वेट करते हैं, अगर रिवर्सल के साइन मिलते हैं। अभी तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को कैरी करें। हाँ, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इस लेवल पे ना ऐड करें, क्योंकि अब आप एकदम काफ़ी क्रूशल लेवल के करीब बंद हो रहे हैं, और कल अगर एक बार गैप डाउन हुआ तो उस लेवल के नीचे भी खुल सकते हैं इसके लिए। लेकिन ओवरऑल एग्जिस्टिंग पोजीशन में हेज करके आप चाहें तो कैरी कर सकते हैं। चलिए यतिन के पास चलते हैं आज के डीलिंग रूम चेक के लिए, उसके बाद फिर BTST ट्रेड्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज के दो स्टॉक्स जो फोकस में है उनमें सबसे पहले CDSL। बाजार में जिस हिसाब से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, डीलर्स को लगता है कि CDSL के काउंटर में भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। इसके लिए यहाँ एक STBT का ट्रेड वो सजेस्ट कर रहे हैं 1180 1190 तक के लेवल्स के लिए। तो मार्च फ्यूचर्स डीलर्स शॉर्ट करने का इंडिकेशन दे रहे हैं। और इसी तर्ज पे MGL में भी डीलर्स को लगता है कि गैस स्टॉक्स में एक मूव आ गया था, तो शायद एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा बहुत यहाँ दबाव दिखे, तो 1-2 दिनों के पोजिशनलिटी एडवाइस दे रहे हैं। CDSL और MGL में बिग वाली की राय फिलहाल आती हुई डीलिंग रूम चेक से। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब BTST और STBT कॉल्स लेते हैं। गाबा सर, आपसे शुरुआत होगी, बताइए BTST STBT। आई थिंक BTST रहेगा और स्टॉक का नाम रहेगा आई थिंक गोदरेज कंज्यूमर। ट्रेड करेगा 1128 पर, बहुत ही टाइट स्टॉक, 1120 8 रुपए का। पॉसिबल है कि 1150 देखने को मिल सकता है गोदरेज कंज्यूमर। इसमें एक रिवर्सल पैटर्न है गोदरेज कंज्यूमर। रचना जी, आपकी ट्रेड कल के लिए? जी, मेरी ट्रेड एक्सिस बैंक की फ्यूचर्स पे रहेगी। हमने कल भी इस पे कॉल लिया था, आज हम इसको रिपीट करेंगे। राइट नाउ हमारे फ्यूचर्स जो है मार्च के वो 1118 पे है, और अगर हम इस पे 1105 का एसएल सस्टेन कर जाएंगे तो अपसाइड भी इसमें हमारा टारगेट हो गया 1140। ओके, एक्सिस बैंक का क्लोज अच्छा है। अगर आप कंपेयर करें वर्सेस निफ्टी बैंक डे हाई, उस वक्त एक्सिस बैंक का प्राइस क्या था और अब निफ्टी बैंक और एक्सिस बैंक क्लियरली डाइवर्जेंस है, डे हाई पे क्लोज होता हुआ। सोनी जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कल मॉर्निंग के लिए, वेडनेसडे? वीरेंद्र जी, यहाँ पे एक STBT ट्रेड रेकमेंड करना चाहती हूँ। सेल है CG पावर में। CG पावर में अप्रैल फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं 640 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 620 617 की। बार में बिकवाली की राय सोनी जी की तरफ से आती हुई। आशीष जी, बताइए कल के लिए क्या पिक है आपकी तरफ से? जी, श्रेया जी, ग्रासिम में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे भी मोमेंटम अच्छा बना हुआ है और पूरा का पूरा सीमेंट सेक्टर में जिस हिसाब से बस बन रहा है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2530 का एक एसएल मेंटेन करे, 2620 का पहला टारगेट और 2670 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। प्रशांत जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? अनुज जी, मुझे जो डिप LIC हाउसिंग फाइनेंस में आई है वो काफी अच्छी लग रही है। मैं यहाँ पे लॉन्ग रेकमेंड करूंगा। 570 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 570 558 558 560 के नीचे स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाने की सलाह होगी। टारगेट होगा 200 दिनों के एवरेज 595 595 स्पॉट लेवल्स। ट्रेड्स पूरे हो गए आप देखें यहाँ पर, और क्लोजिंग ठीक ठाक है। आई मीन अगर आप ऑप्शंस के लिहाज से देखें तो वही 23,500 23,600 इन दो पुट राइटर्स के गढ़ के तो अभी भी खैर हम ऊपर खड़े हैं। और निफ्टी बैंक में भी वही केस है, 51,500 कल भी बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स जोन था, आज भी। अच्छा, एक बार इंडसइंड बैंक लेके आइएगा। फाइनली जिस ट्रेजेक्ट्री में इंडसइंड बैंक जाके क्लोज हो रहा है, याद रखिएगा जिस दिन ये पूरा का पूरा मामला हुआ था उस दिन का लो था हमारा 658, ठीक है, 658 का, वो डेरिवेटिव लॉसेस वाला। और उसके बाद एक हमने अगले दिन पुल बैक देखा, बट टेक्निकली ये उस दिन की जो 11 मार्च की कैंडल है, ये ब्रीच उस दिन का हो रहा है, यानी इस दौर की सबसे लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री में। आशीष बैती जी, आई मीन जस्ट गोइंग बैक टेक्निकल्स, ये एक इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो चुका है। अब जिन लोगों ने भी थोड़ा सा रॉबिन हुड बन के मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कॉल ली भी थी, उनके लिए फाइनली इट्स एग्जिट नाउ। और अगर ये इन्वर्टेड फ्लैग का रिएक्शन आया तो क्या प्रोजेक्शन है नीचे की तरफ आपका, मतलब बेरिश पैटर्न का? जी, देखिए, प्रॉपर एक टेक्निकल एनालिसिस का पैटर्न बनाया है यहाँ पर। तो जिनके पास भी, जिन्होंने भी लॉन्ग ली, सर्टनली उनको तो एग्जिट करने की सलाह है। फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं है, बट जिनके पास भी शॉर्ट बना हुआ है
उनके लिए यहाँ से जो अनदर टारगेट दिख रहा है, जो फ्लैग का पैटर्न का जो पोल रहता है, उसका जो लेंथ है, ऑलमोस्ट हम वहाँ तक एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो अनदर 60 रुपीज़ का फॉल यहाँ से हम और एंटिसिपेट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 9% तक का फॉल होता है। तो 570 तक की गिरावट इसमें और देखने मिल सकती है यहाँ तक से। तो जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, लेकिन स्टॉप लॉस जो है उसे ट्रेल करके ज़रूर 680 पे एक एसएल रखें। चलिए अब बैन अपडेट देते हैं आपको, कहाँ कहाँ पर स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर। हिंदुस्तान कॉपर और सेल आज ही बैन से बाहर आए थे, वापस बैन में जाने की एंट्री। और बिरला सॉफ्ट, एक्चुअली सेल कल आया था बैन से बाहर। हिंदुस्तान कॉपर और सेल ये बैन में जाएंगे। बिरला सॉफ्ट भी बैन में जाने की तैयारी कर रहा है 93%। इंडसइंड बैंक बैन से बाहर आ सकता है, पोजीशन हो गई है 83%। खैर बॉर्डर लाइन कैसी रहेगा अभी भी ये। अब एक बात करते हैं गुजरात में प्रॉपर्टी मार्केट की। जल्द ही यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी महंगी होगी। गुजरात सरकार ने सर्कल रेट में काफ़ी बढ़ोतरी की है। पूरी जानकारी समझते हैं केतन जोशी से। केतन जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, गुजरात सरकार ने एक फैसला किया है कि 1 अप्रैल 2025 से सर्कल रेट में 200 से 2000% की बढ़ोतरी की जाए। और ये अगर लागू होता है तो न सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी भी 30 से 40% महंगी हो सकती है। तो गुजरात सरकार के सामने कई सारे प्रस्ताव आए, थोड़ा विरोध भी हुआ, तो आखिरकार उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक जो प्रॉपर्टीज के जो एसोसिएशन है, रियल एस्टेट डेवलपर है, उनको कहा कि आप सुझाव भेजिए। तो ज्यादातर सुझाव आ गए हैं और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब इस बढ़ोतरी को 5 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, या तो कुछ महीनों के लिए टाल दिया जाएगा। लेकिन कुछ दिन के बाद यानी कि 1 अप्रैल से अगर इसको लागू किया जाता है तो हर एक प्रॉपर्टी 30 से 40% है वो महंगी हो सकती है। पिछले कुछ साल से गुजरात का प्रॉपर्टी मार्केट भी काफी जूझ रहा है। सालाना टर्नओवर 55 से 60 हजार करोड़ का है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अभी मंदी का माहौल है। ऐसे में अगर ये सर्कल रेट की बढ़ोतरी हो जाती है तो काफी मुश्किल में आ सकता है रियल एस्टेट सेक्टर। और सरकार का दावा है कि लास्ट में हमने बढ़ोतरी की थी 2011 में, तो एक साथ 15 साल की उन्होंने सर्कल रेट की बढ़ोतरी की है। तो दोनों के बीच में अभी बैठक जारी है, तो हो सकता है सरकार इसमें थोड़ा सा बैकफुट पर आए। और अगर इसकी अमलवारी हो जाती है तो गुजरात में प्रॉपर्टी है वो काफी महंगी हो सकती है। बिल्कुल। चलिए, गुजरात में प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी हो सकती है, इस पर ध्यान रखें आप। अब एक काम करते हैं, लास्ट लेग ऑफ द शो में एंटर करते हैं। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, आज की मार्केट बेट कैसी रही? जी हाँ मनोज, देखते थोड़ा सा अगर आप देखें, हालांकि इन स्टैट्स को थोड़े से डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हम अब एक्सपायरी की बेहद नज़दीक हैं। तो ये आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग की डिजिट्स जो हैं वो वाइल्ड नज़र आएंगे, क्योंकि इस हफ्ते अब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो ही रही है। तो लॉन्ग है 22 में, लेट्स सी ये क्या है। और शॉर्ट कवरिंग 28 में, शॉर्ट 60 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पर करीब 111 में। थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये मत देखिएगा कि ये मतलब कंप्लीटली बाजार प्रॉफिट टेकिंग मोड में चला गया, नहीं, इट्स क्योंकि रोल ओवर प्रोसेस हो गई इसलिए। बाकी देखिए, यूबीएस की रिपोर्ट का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था पूरे के पूरे इस स्पेस में, सीमेंट स्पेस में। अल्ट्राटेक सीमेंट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग, बजाज फिनसर्व आज बहुत दिनों बाद अगर आप देखें तो एक मोमेंटम पकड़ा इसने। बाकी ट्रेंड ग्रासिम में एक स्ट्रॉन्ग मूव था, और एवेन्यू सुपरमार्ट ने आज एक सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज दिया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर। बाकी पॉली कैब में शॉर्ट कवरिंग थी, डेरिवेटिव बैंड से बाहर आया। परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी में आज पूरा का पूरा आईटी जो है वो शॉर्ट कवरिंग मोड में गया। तो थ्रस्ट इसने जनरेट किया, कोफोर्ज, एम्फेसिस, एचसेल टेक्नोलॉजीज। लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग वाले स्टैट्स लेके आइए। पीबी इन्फाटेक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, कैनरा बैंक, कमिंस और टोरेंट पावर, ये कुछ स्पेस ऐसे थे जहां पे आज थोड़ी बहुत शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और लॉन्ग अनवाइंडिंग डिक्सन में जोमेटो का चार्ट वाकई सीरियसली ख़राब हुआ और 5.5% नीचे शॉर्टिंग हुई। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, शॉर्टिंग अगले सीरीज में हुई। यहाँ पर इंडसइंड बैंक पे जिसका डिस्कशन मैं कर रहा था, एमसीएक्स में आज एक कंप्लीट रिवर्सल था, और सेम इज द केस विद एचएफसीएल। तो थोड़ा दबाव था आज, स्पेशली अगर आप देखें इंडसइंड बैंक, जोमेटो और डिक्सन में। अनुज बिल्कुल, आज यहाँ पर काफ़ी दबाव था काफ़ी स्टॉक्स में, लेकिन ठीक है। मार्केट सेंसेक्स रेड में आया, निफ्टी भी आप देखिए ऑलमोस्ट रेड में आ रहा है, और 23,663। मिड कैप तो डीप इन द रेड बंद हुआ है आज, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर रही। चलिए मार्केट का पंचनामा की बात करते हैं, और आज श्रेया के साथ साथ
गावस्कर होंगे मार्केट का पंचनामा में। श्रेया बताइए आज क्या कुछ एक टीज़र ले लेते हैं? बिल्कुल, सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं जिस तरीके से वोलेटिलिटी आज के सेशन में हमें मार्केट में देखने को मिली है। डिक्सन पे काफ़ी ज़्यादा सवाल है, टॉप लूजर्स में शामिल एफएनओ के, और जिस तरीके से वीरेंद्र जी भी मेंशन कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा गिरावट, अब हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुआ, लेकिन पिछले साल लगभग 90% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। क्या अभी समीकरण बन रहे सर जिसके पास है वो क्या करें? देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो जब चलता है तो बेतहाशा चलता है, गिरता है तो बेतहाशा। आई थिंक इसमें आपको एग्जिट टाइम करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो दूर रहें, क्योंकि ये देखिए किस तरीके से रैली आती है। 7,000 से 19,000 तक गया था, 19,000 से वापस 12,000 12,500 भी आया था, और वहाँ से अब फिर 14,000 जाके 13,000 आया। आई थिंक अब ये स्टॉक जो है ना रिटेल के लिए नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें मेरे ख्याल से कॉशियस रहें तो बेटर रहेगा। कॉशियस रहने की सलाह फिलहाल डिक्सन पे। फिर लेकिन ट्रेंड ने जिस तरीके से मूव दिखाया आज के सत्र में, वोलेटिलिटी सीसॉ पैटर्न तो ये भी अपनाता है, उठा पटक्स में देखने को मिलती है। आज हालांकि अच्छी क्लोजिंग की तरफ ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेंड में? ओके बिल्कुल, देखिए इस क्वार्टर के नंबर्स आने दें। एक चीज़ बहुत क्लियर है, अगर आप एक बिज़नेस में बहुत शानदार मार्जिन के साथ 3-4 क्वार्टर बैक टू बैक शानदार नंबर डिलीवर करेंगे, बड़े प्लेयर्स देखेंगे और वो कहेंगे हम क्यों नहीं रेप्लिकेट करें। तो यहाँ पे कंपटीशन आ रहा है और आगे और भी आएगा। लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स देखते हैं। आई थिंक अभी भी स्टॉक काफ़ी महंगा है, अगर इस क्वार्टर के नंबर अच्छे नहीं आए तो वापस गिरने का भी रिस्क रहेगा। और ये बात मैं बाकी पूरी मार्केट के लिए भी कह रहा हूँ। मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर ये जो रैली है ये फेल होने का रिस्क अप्रैल में बनेगा, जब अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी, वहाँ पर इसका असली टेस्ट होगा। चलिए इसका बाकी के सवाल 335 पर श्रेया और गावा जी के साथ आप देख सकते हैं मार्केट का पंचनामा में। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। वीरो कोई और स्टॉक जो आपके रेडार पर आया हो? अनुज आज दो स्टॉक्स बड़े कमांडिंग पोजीशन में जा रहे हैं। हमें पहला है बजाज फिनसर्व 1941 पे। अगर मैं इसके रोलोवर के स्टैट्स को देखूं, जरा प्लीज़ रोलोवर रखिएगा। और आज अगर बजाज फिनसर्व में अगर आप अप्रैल की 1900 की पुट देखें, जरा प्लीज़ दिखाइएगा 1900 की पुट, सबसे बड़ी बिल्डअप इसी पुट ऑप्शन में। रोलोवर करीब करीब 40%, 42%। आई मीन कंसिडरिंग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मेरे ख्याल से इसके रोलोवर पिकअप करेंगे। स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई इसकी आज 1900 की स्ट्राइक पे। और 8 अक्टूबर के बाद ये बजाज फिनसर्व का सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। देखिए आप 17 रुपये अप्रैल की पुट कम हो गई, आउटस्टैंडिंग वाई 1,35,000 और प्रीमियम घट के 60 से। यानी जिस स्टॉक ने अपनी ट्रेजेक्टरी को बिल्कुल चेंज कर लिया है, एक तो बजाज फिनसर्व और दूसरा एवेन्यू सुपरमार्ट। हालांकि इसको रिपीट नहीं करूंगा, बट एक स्ट्रॉन्ग क्लोज और स्ट्रॉन्ग मतलब 200 EMA पे क्लोज आ रहा है। बट अगर मुझे कुछ प्रेफर करना हो शायद तो वो है बजाज फिनसर्व। सोनी जी, आप मेरे व्यू से क्या सहमत हैं? जिस प्रकार की पुट राइटिंग हुई है, जिस प्रकार की रोलोवर से 42%, ये इम्प्रेस कर रहा है आपको कल के लिए? जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे पोजिशनली अच्छा रहेगा। इनफैक्ट पुट राइटिंग मुझे 2000 के पुट ऑप्शंस तक भी नजर आ रही है। तो जो यहाँ पे डीप इन द मनी पे हो रहा है, यानी कि वो स्टॉक वो लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयारी ले रहा है। 1900 बेस अच्छा लग रहा है, पोजिशनली होल्ड कर सकता है। करीबन थर्सडे फ्राइडे तक मुझे मूव लग रहा है कि टुवर्ड्स 1980 2000 लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। मूव है यहाँ पर, नजर रखिएगा। और एक और स्टॉक जो कि शायद थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मैं इसको दूंगा, हालांकि क्रूड याद रखिएगा अब 73 आ चुका है, बट इंडिगो को देखिएगा आप। इंडिगो 20 फरवरी से लेकर अब तक कभी भी एक बहुत ओवर हीटेड जोन में जाने के बाद, मतलब थोड़ा सा जब ओवरबॉट हो जाता है, कूलिंग ऑफ होती है। कूलिंग ऑफ हुई इसमें सोमवार को भी, शुक्रवार को भी आया 10 EMA के नज़दीक और फिर शूट अप कर गया। आशीष भाई जी, फाइनल कमेंट्स आपके इंडिगो, थोड़ा कल के प्रोस्पेक्टिव से नज़र रखें इस पर। 45% रोलोवर। जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा मूव में रहा है इंडिगो और थोड़े 2 दिन के पॉज के बाद एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ चुका है, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आज भी हमने देखा कि इंटरडे में भी 5000 को उसने बहुत अच्छे से सस्टेन किया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। इन लेवल्स पे भी 4950 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में हमें लगता है कि जो इसका रिसेंट स्विंग है 5200, वहां तक ये स्विंग दिखा सकता है।
ठीक है, इंटरग्लोब विवेशन फिलहाल रडार पर रहेगा। अच्छी तेजी देखिए आज भी ये डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी करता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जो डे हाई के आसपास बंद हो रहे हैं, हालांकि बाजार में आज देखें आप वोलेटिलिटी तो ज़रूर थी। गावस्कर ने पिक किया डाबर, साथ ही BTST ट्रेड में गोदरेज कंज्यूमर भी। इनफैक्ट आप देखिए ब्रिटानिया भी डे हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। प्रशांत जी, ब्रिटानिया कैसा लगता है आपको? श्रेया, अगर हम यहाँ पे देखें एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है और जो रेजिस्टेंस है वो 4900 पे 4900, तो मैं जस्ट 1% के लिए थोड़ा सा वेट करूंगा और एक बार 4900 का लेवल क्रॉस हो जाए तो मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस होगा 4850 और वहां से मैं 200 दिनों की एवरेज यानी करीबन 5100 तक एक पोजिशनल अप्रोच रखूंगा। सो वेट फॉर क्लोज अबाउट 4900। ठीक है, फिलहाल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है वॉच करने के लिए ब्रिटानिया में। लेकिन जिस तरीके से पूरे FMCG पैक के कुछ स्टॉक्स आप देखें, इनफैक्ट आप रखिए टाटा कंज्यूमर भी स्क्रीन पर, यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी सही लेवल्स पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। एक डिप आई थी लेकिन वहाँ से फिर से खरीदारी होते हुए नजर आई आज के सेशन में। हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए यहाँ पे भी अच्छी तेज़ी और सही लेवल्स पे क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एक बार इस पर और एक बात कर लेते हैं। रचना जी, आप बताइए, HUL या फिर टाटा कंज्यूमर, किसका चार्ट आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है? कौन ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लेस्ड है? HUL में मैं 2 दिन से देख रही थी, यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो अच्छा खासा लो प्रोटेक्ट करके ऊपर जाने की कोशिश में लगा हुआ है, तो आई प्रेफर दिस वन। एंड यहाँ पे 2270 के करीब हम बैठे हुए हैं, अच्छा खासा पेज बना है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर मेरा ये मानना है कि दिस पर्टिकुलर काउंटर कुड गिव अस वन बिग ग्रीन कैंडल ऑन एनी पर्टिकुलर डे विद इन द नेक्स्ट 5 डेज, जो इस काउंटर को 2380 तक लेके जा सकता है। तो यहाँ से 100-125 रुपए की अपसाइड की मूवमेंट प्रोबेबल है इन अ वीक्स टाइम। चलिए, तो ये है HUL पे बात। अब देखिए आज निफ्टी मोर और लेस, अगर आप आज की इस कैंडल को देखें तो बहुत दिनों बाद आपको एक पॉज मिला। जरा निफ्टी का रोल ओवर रखेंगे डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज़। और 23,800, 23,900 और इवन कॉल राइटर्स जो हैं वो बहुत डिसाइसिवली नहीं, लेकिन पोस्ट 130 थोड़ा सा उन्होंने ग्रिप लेने की कोशिश करी है 23,700 की स्ट्राइक पर भी 32% रोल ओवर। अच्छा, एक चीज़ जो मेरे को थोड़ा सा कल के लिए अच्छी नहीं लग रही है और वो इम्पॉर्टेंट थी, और वो है निफ्टी मेटल इंडेक्स 9121 पे कंप्लीट रिवर्सल है आज यहाँ पे। और कंसिडरिंग डॉलर इंडेक्स, एक फियर फैक्टर जो मेरे को थोड़ा सा नज़र आ रहा है, एक फियर फैक्टर वो है पॉसिबली ए कोलैप्स इन मेटल्स। आज हुआ, बड़ा हुआ, बट अभी तक इसको शॉर्ट के लिए कंसिडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी ये इंडेक्स, यकीन मानिए, ये चलना शुरू हुआ था, तारीख थी करीब करीब 5 या 7 मार्च के आसपास से, अभी तक भी इसने 10 डेमा को नहीं छुआ है। तो अभी इसको बेनिफिट डाउट देते हैं, बट यस, मेटल्स विल बी क्रिटिकल। अगर आपको इस पूरे मोमेंटम को रखना है कायम तो मेटल्स का चलना बहुत ज़रूरी है। बाकी बैंक निफ्टी 51,600 पर, निफ्टी बैंक के साथ अगर आप निफ्टी IT को देखें, जो सुबह का गेन था उसमें से लगभग 60% गेन हमने सरेंडर कर दिया है। तो निफ्टी भी अपने IT जो अपनी वो शार्पनेस को थोड़ा सरेंडर कर रहा है। अब लाइकली व्यू जो बन रहा है ना ये कि 23,500-600 पे पुट राइटर्स, 23,700 पे 800 पे कॉल राइटर्स, तो माइट भी इंडेक्स इस रेंज में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें तो शायद बाजार इंडेक्स से हट के स्टॉक्स पे फोकस करने लायक हो जाएगा। और जहाँ तक बात हुई आज की सबसे कमांडिंग पोजीशन में जो सेक्टर था, मैं अगर आपको इस वक्त के कुछ स्टैट्स दूं, आई मीन जहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ तो वो है सीमेंट स्पेस। आई मीन थैंक्स टू UBS, वहाँ की रिपोर्ट जो थी उसने एक इम्पैक्ट डाला और सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप जो था वो आज सीमेंट स्पेस में था। हल्की से स्टैट्स और आपको देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड हीट मैप। आज किन किन सेक्टर्स में हुआ? आज रियलिटी में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मेटल्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ, पावर में, कैपिटल गुड्स में, टेलीकॉम में, ऑयल एंड गैस में। अभी मेरे को ऐसा कोई भी सेक्टर नज़र नहीं आ रहा है मेरे इन स्टैट्स पे एज पर द प्रोविजनल फिगर्स जहाँ पे पूरे सेक्टर में लॉन्ग बिल्डअप हुआ ना, ऐसा नहीं है। और अगर मैं स्टॉक्स पे उतरूँ तो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट, पॉलीकैब, ट्रेंड, डीमार्ट 4 टॉप वाई गेनर्स और शॉर्ट बिल्डअप में क्रम में 4 टॉप लूजर्स, डिक्सन, जोमेटो, MCX और HFCL। इनकी रैली आज बिल्कुल कोलैप्स हो गई और
जिस स्टॉक में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, डिसाइसिवली कुछ जो लॉन्ग थोड़े बहुत एंटर हुए थे, इंडसइंड बैंक, ये अपीयर हो रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग में। यानी अब ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो एक इन्वर्टेड फ्लैग में कन्वर्ट हो गया है 636 पे। उस दिन के लो को भी इसने तोड़ दिया, जिस दिन वो डेरिवेटिव लॉसेस की रिपोर्ट थी उस दिन के इसने लो को भी तोड़ दिया। और एक स्टॉक में और स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जो कि शायद बहुत इंप्रेस करके जा रहा है, वो है बजाज फिनसर्व। स्ट्रॉन्ग स्टेट्स थे, डी हाई पे क्लोज होता हुआ। श्रेय। बिल्कुल, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पे मोमेंटम आज के सेशन में अच्छा खासा देखने को मिला। बजाज फिनसर्व बिल्कुल डे हाई के लेवल पर क्लोज होता हुआ, इंडसइंड बैंक वहीं पे डे लो पे क्लोज होता हुआ। लेकिन एक और स्टॉक रखिए इरिडा, कल के सेशन में भी गजब की तेजी इसमें हमें देखने को मिली। आज भी लगभग 4% अप होकर, नहीं अब यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से पावर सेक्टर की थीम प्ले हो रही है, इस सेक्टर पे कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर काउंटर पे फोकस बढ़ता जा रहा है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोनू जी, आप बताइए ये इरिडा का स्टॉक आपको कैसे प्लेस लग रहा है? यहाँ पे क्या आप हाथ लगाने की सलाह देंगी? देखिए श्रेया जी, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। रोल ओवर्स काफी स्ट्रांग हो रहे हैं, बट अभी तक वो क्लैरिटी आई नहीं कि यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग हो रहे हैं। मिक्स बैग ऑफ पोजीशंस चल रहे हैं। रेजिस्टेंस बना हुआ है टुवर्ड्स 170 क्लोजिंग बेसिस पे। तो जब तक वो 170 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक थोड़ा सा कॉशियस रहिए। उस क्लोजिंग के ऊपर ही पोजिशनली टुवर्ड्स 190 लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, बट नहीं होता है क्लोज तो अपना सपोर्ट जो उसका है 155 वो लेवल्स को दोबारा रीटेस्ट कर सकता है। सो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रहिए एंड 170 क्लोजिंग के ऊपर ही लॉन्ग स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉशियस अप्रोच इरिडा पे रहने की फिलहाल हिदायत ये आती हुई। और देखिए अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। निफ्टी इन रेड आया, लगभग 40 अंकों से ज़्यादा की गिरावट। यहाँ पे 23,613 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी। मिड कैप में और ज़्यादा डेंट पड़ता नजर आया, 600 से ज़्यादा अंकों से गिरावट। और बैंक निफ्टी तो 200 अंकों से ज़्यादा गिरकर क्लोज होने की तैयारी कर रही है। बिग वॉल पर समझते हैं वीरेंद्र जी से कैसी रही क्लोजिंग। जी अब आइए देखते हैं कि क्लोज कैसा हो रहा है। और क्लोज थोड़ा सा निराशाजनक है, पर अभी आप इसको स्पेस दे सकते हैं इस बात का कि भाई इतने बड़े मूव के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लाजमी थी। बट जो चीज़ दिक्कत वाली थी वो है 23,800, वो प्रूव हो गया। बाकी इंडेक्सेस आपकी स्क्रीन पे, इट्स 23616 टुवर्ड्स डे लो। और जो बुल्स थे वो आखिरी में आके थोड़ा बहुत सरेंडर करते हुए। निफ्टी बैंक 51,470 पे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज काफ़ी खराब रहा। क्लियरली मिड कैप स्मॉल कैप में जो लिक्विडेशन हुआ उसका इम्पैक्ट आपको मिड कैप ये मार्केट ब्रेथ में नजर आ रहा है। आईटी फिर भी ठीक रहा, बट टुवर्ड्स द एंड वो एज, वो शार्पनेस नहीं रही। बाकी फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट टेकिंग थी, बहुत सीमित दायरे की। पीएसयू बैंक्स कोलैप्स हुए, सीपीएसई इंडेक्स कोलैप्स हुआ। मेटल्स का कोलैप्स होना एज ए इंडिकेटर बहुत अच्छा नहीं है। एफएमसीजी में रेस्ट्रिक्टेड लॉसेस थे, ऑटो कोलैप्स हुआ, निफ्टी फार्मा कोलैप्स हुआ। रियल्टी में आज शॉर्टिंग हुई है, याद रखिएगा एज पर द स्टैट्स यहाँ पे शॉर्टिंग हुई है। ऑयल गैस में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। और बीएसई कैपिटल गुड्स लॉसेस देखिए सब जगह हैं। हम सिर्फ थोड़ा सा शायद आईटी में छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज कंप्लीटली बाजार आज प्रॉफिट टेकिंग मोड में था। बाकी अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंड, बजाज फिनसर्व, सुपर स्टैट्स जहां पर हैं वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, उसके बाद बजाज फिनसर्व और लॉसेस में इंडसइंड बैंक का। क्लोज आपको थोड़ा निराश करेगा। और अगर मैं इंट्राडे हाई से कंपेयर करूं तो ये लगभग 280 अंकों का प्राइस डैमेज। कैंडल टू कैंडल कंपैरिजन में शायद आपको ये बहुत प्रभावित ना करे। और मुझे जो चीज़ थोड़ा सा अच्छी नहीं लगी वो था आज मेटल्स का प्राइस परफॉर्मेंस। बहरहाल दुविधा आपकी कोई ना कोई ज़रूर होगी इस क्लोजिंग को देखने के बाद। और मन में है दुविधा तो ज़रूर एक छोटे से अंतराल के बाद आप पूछ सकते हैं अपना कोई भी सवाल श्रेया और प्रकाश जी के साथ। एक छोटे से अंतराल के बाद, एक विलंब के बाद सीएनबीसी आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपना सवाल पूछ सकते हैं मार्केट का पंचनामा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार के दिन एक्सपायरी -1 डे पर। तब तक के लिए नमस्कार।